तो आदाब, नमस्कार, गुड इवनिंग, सत श्री अकाल। एक बार फिर आप तमाम लोगों का स्वागत है क्राइम तक की कहानी के इस एपिसोड में। उम्मीद है पूरी फैमिली अच्छी होगी। आप तमाम लोगों का शुक्रिया। कल की छुट्टी थी, इसके लिए ईद की तमाम जो आप लोगों ने शुभकामनाएं भेजी, मुबारकबाद भेजी, और कल तमाम लोगों की छुट्टियां थी, तो आप तमाम लोगों की छुट्टियां भी ठीक से गुजरी होंगी, यही मुझे उम्मीद है। आज की कहानी एक ऐसी कहानी है जो हमारे सिस्टम पे सवाल खड़ी करती है। इंसाफ के लिए एक परिवार न मालूम कितने बरसों तक पुलिस और अदालत के चक्कर काटता रहता है। हालांकि अब 41 साल हो गए, इंसाफ नहीं मिलता, और जो इंसाफ की लड़ाई लड़ रहे थे वो इस दुनिया से रुखसत हो जाते हैं, उनकी मौत भी हो जाती है, और एक बहरूपिया उन्हीं के घर में उन्हीं का बेटा बनकर रहता है करीब 41 साल तक, 41 ईयर। और इस कहानी का अफसोसनाक पहलू यह है कि उस घर का जो असली वारिस, जो असली बेटा है, वो कहाँ है किसी को पता नहीं। आज 41 साल बाद भी उसकी पहेली एक पहेली है। वो इस वक्त है तो कहाँ है, किस हाल में है, दुनिया में है भी कि नहीं है, कोई नहीं जानता। आज की कहानी का एक पहलू ये भी है कि आज जिस तरक्की के दौर से हम गुजर रहे हैं, ख़ासतौर पर क्राइम इन्वेस्टिगेशन में, जो साइंटिफिक, डीएनए, फॉरेंसिक, अगर इन चीज़ों का इस्तेमाल कर लिया गया होता तो शायद इस परिवार को इतनी लंबी लड़ाई नहीं लड़नी पड़ती, बहुत पहले सच्चाई सामने आ जाती। पर अफसोस ऐसा भी नहीं हुआ। तो इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं, और ये पूरी कहानी एक सिस्टम को लेकर, ख़ास तौर पर सवाल खड़े करने को लेकर, और अपने आप में हैरत अंगेज़ भी है कि आज के इस दौर में भी कैसे कोई बहरूपिया एक घर में 41 साल तक बेटा बनकर रहे। ये उस घर की, उस माँ के लिए उसकी ममता के साथ भी एक मजाक, बाप की मोहब्बत के साथ भी मजाक, बहन और भाई के रिश्ते के साथ भी मजाक, और उसके अंदर जो रहता है बहरूपिया बनकर, वो सिर्फ लालच भरा हुआ है। उसे इन रिश्तों से कोई मतलब नहीं, उसे इमोशन से कोई मतलब नहीं, उसे सिर्फ पैसों से मतलब है। लेकिन अगर पुलिस और कानून वक्त रहते मदद करती तो शायद इतनी लंबी लड़ाई नहीं होती। तो आज की कहानी, लेकिन पूरी कहानी शुरू करूं उससे पहले एक बार फिर आपको याद दिलाऊं कि ऐसी कहानियाँ तमाम कुकू FM पर भी आप सुन सकते हैं। ऑडियो बुक है जिसमें तमाम क्राइम के, पॉलिटिकल, ऑडियो बायोग्राफी, रहस्य, रोमांच, तमाम तरह की जितनी कहानियाँ आप सुनना चाहते हैं इस कुकू FM पर है। और क्राइम तक फैमिली के लिए क्राइम 50 भी है। तो अपनी अपनी पसंद की कहानियाँ आप कुकू FM पर भी जाकर सुन सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में लिंक है, तो उस डिस्क्रिप्शन में जो लिंक है उसको आप देखें और कुकू FM पर भी कहानियों का मज़ा लें। अब आते हैं आज की कहानी के ऊपर। कहानी बिहार की है, बिहार के नालंदा ज़िले की, बहुत मशहूर है नालंदा यूनिवर्सिटी की वजह से भी। इसी नालंदा में एक ऐसा परिवार रहता था, कहते हैं कि जिस परिवार के लोग बड़े ऊंचे ऊंचे पदों पर काम करते हैं। एक भाई तो राज्यसभा के MP, सांसद, वकील भी, और भी बाकी लोग बड़े बड़े ऊंचे पदों पर, अमीर परिवार। और जिस परिवार की मैं कहानी सुना रहा हूँ वो परिवार करोड़पति बल्कि अरबपति भी कह सकते हैं, क्योंकि 100 बीघा ज़मीन की कीमत क्या होगी आप लोग बेहतर समझ सकते हैं। 100 बीघा ज़मीन, ना मालूम कितने अपार्टमेंट में फ्लैट्स, कई दुकानें। ऐसे ही घर की ये कहानी है नालंदा ज़िले के रहने वाले मुरगांव, एक गांव है वहाँ पर, कामेश्वर सिंह की। कामेश्वर सिंह एक ज़मींदार, पंचायत के मुखिया भी रहे गांव के बरसों तक। गांव में उनका अरदब रौब, अच्छे परिवार से, अमीर। उनकी पत्नी राम सखी देवी, दोनों की शादी होती है, उसके बाद इनकी बेटियां पैदा होती हैं। कुल 5 बेटियों में एक ही बेटा होता है, 5 बहनों का एक भाई, इकलौता। बड़े प्यार से उसे पालते हैं, उसका नाम कन्हैया रखते हैं। कन्हैया बड़ा लाडला था क्योंकि घर का इकलौता बेटा था 5 बहनों पर। तो कामेश्वर सिंह भी खुश, राम सखी देवी भी खुश, कन्हैया की तमाम बहनें भी खुश। सब कुछ ठीक चल रहा था। धीरे धीरे वक्त बीतता है, कन्हैया बड़ा होता है। 1977 में उसकी उम्र 16 साल की हो जाती है। स्कूल में पढ़ता था, ट्यूशन भी पढ़ाई कर रहा था। अब बोर्ड का एग्ज़ाम आ जाता है, मैट्रिक का, 1977 में। तो 1977 में 20 फरवरी 1977 को कन्हैया का बोर्ड का एग्ज़ाम था। बोर्ड का एग्ज़ाम देने के लिए वो इस गांव से दूर जाता है, लेकिन यही वो मनहूस तारीख थी जिसके बाद कन्हैया फिर कभी लौट कर अपने घर नहीं आता। एग्ज़ाम देने जाता और गायब हो जाता है। शाम तक नहीं लौटता, घर वालों को फिक्र होती है, इधर उधर ढूंढते हैं, कहीं पता नहीं चलता। फिर उसके बाद अगले रोज़
कन्हैया की माँ पुलिस स्टेशन में जाकर उसकी गुमशुदगी की रिपोर्ट लिखा देती है। अब पुलिस भी ढूंढती है, घर वाले भी अपने हिसाब से ढूंढ रहे हैं, तमाम रिश्तेदार हैं इधर उधर की, कहीं शहर चला गया, कहीं और गया। लेकिन धीरे धीरे वक्त बीत जाता है, कन्हैया की कोई खबर नहीं मिलती। माँ बाप की उम्मीदें दम तोड़ने लगती हैं। कन्हैया अपने पिता का लाडला था, कामेश्वर सिंह और परेशान होने लगते हैं। कन्हैया की गुमशुदगी ने उनको शारीरिक रूप से भी तोड़ दिया। वो धीरे धीरे बीमार होने लगे। मोतियाबिंद भी था उनको, और बेटे के गम ने, बेटे की जुदाई ने उन्हें और परेशान कर दिया और कमज़ोर कर दिया। इधर ये माँ बाप कन्हैया की तलाश में दर दर भटकते रहे। कई पंडितों के दरवाजे पर गए, कई तांत्रिक से मिले। कुछ तांत्रिक ने कहा अगले 3 महीने में लौट आएगा, लेकिन वक्त बीत गया, कन्हैया नहीं लौटा। धीरे धीरे वक्त बीतता गया, 1 साल से 2 साल, 3 साल, चौथा साल आ गया, लेकिन कन्हैया की खबर नहीं मिली। माँ बाप, तमाम बहनें अपने उस गुम भाई के लिए रो रो कर, बुरा हाल उनका, बट उम्मीद नहीं छोड़ी, तलाश जारी थी। इसी दौरान 77 से अब कैलेंडर पलटता है और 1981 का साल आ जाता है, 1981। 20 सितंबर 1981। 20 फरवरी 1977 को गायब हुआ था कन्हैया, और 20 सितंबर 1981 की तारीख जिस गांव में ये रहता था, मुरगांव, उस गांव के एक बराबर में गांव था। इस 20 सितंबर 1981 को उस गांव में एक नौजवान साधु आता है। उसने साधु का हुलिया बना रखा था, बाल बाल बड़े थे, और धीरे धीरे फिर वो गांव वालों से मिलता जुलता है। उसके बाद बताता है कि वो एक ज़मींदार का बेटा है। साधु कहता मैं पास के गांव मुरगांव उनका बेटा हूँ, कामेश्वर सिंह का मेरा नाम कन्हैया है। अब कन्हैया की गुमशुदगी की खबर आसपास के तमाम गाँव को थी, क्योंकि कामेश्वर सिंह का कद इतना बड़ा था, मुखिया थे, रईस थे, ज़मींदार थे, और ये भी पता था इकलौता बेटा है, गुम है। हर गांव में भी ढिंडोरा पिटवाया गया था कि कहीं कोई सुराग मिले तो बताए। तो अब ये साधु आता और अपने आप को कहता है कि मैं कन्हैया हूँ। इसके बाद वो अपने हाथ से कुछ कागज़ भी लिख के देता है, कहता है कि मैं कन्हैया हूँ। कुछ लोग जो कहते थे कि कन्हैया को हम जानते हैं वो कैसा लिखता, तो उसने लिख के दिया। हैंड राइटिंग भी बड़ी लगभग मिल रही थी। गांव वाले बड़े खुश हो गए कि ज़मींदार साहब का बेटा लौट आया है, चलो ज़मींदार साहब के पास लेकर चलते हैं, कुछ इनाम भी मिलेगा। तब उस साधु को लेकर लोग मुरगांव पहुंचते हैं कामेश्वर सिंह के घर। कामेश्वर सिंह के घर जाकर वो बताते हैं कि आपका खोया हुआ बेटा मिल गया। कामेश्वर सिंह, उनकी माँ, बहनें खुशी के मारे एकदम बाहर भागती हुई आती हैं। लेकिन जब इस साधु को देखती हैं तो उन्हें थोड़ा सा यकीन नहीं होता कि उनका खोया हुआ कन्हैया है। अब पिता कामेश्वर सिंह की तबीयत बिगड़ी हुई थी, मोतियाबिंद था, दिखाई भी साफ नहीं दे रहा है, लेकिन गांव वालों ने कहा कि ये वही कन्हैया है, हमने तो देखा है इसकी। अब थोड़ी उम्र हो गई, चूँकि 4 साल का लंबा अरसा था, 4 साल में बच्चे बड़ी जल्दी बदलते हैं, हुलिया बदलता है, लेकिन ये वही है। बाप को यकीन हो जाता है, क्योंकि बेटे के गम में वो परेशान थे। बाप फ़ौरन गले लगा लेते, कहते ये मेरा बेटा है। लेकिन माँ को यकीन नहीं होता। माँ जिसने अपने कोख से कन्हैया को जन्म दिया था, उसे लगता है मेरा बेटा नहीं हो सकता। उसकी कई चीज़ें थी। एक, कन्हैया के सर पर एक मार्क था, वो निशान गायब था। कन्हैया की आवाज़ बदली हुई थी, उसके नैन नक्श भी थोड़े अलग थे। माँ को लगा कि ये नहीं है। कई बार ऐसा भी होता है कि माँ बच्चों के गले मिलकर भी पता कर लेती है। तो जब वो आया तो खुशी में गले भी लगी, लेकिन थोड़ी देर के बाद राम सखी देवी, जो कन्हैया की माँ थी, उन्हें यकीन हो गया कि उनका बेटा नहीं। लेकिन उन्होंने देखा कि उनके पति बहुत खुश हैं और बेटे की वापसी पर। तो एक पत्नी को लगा कि 4 साल से ये पता नहीं इनकी सेहत बिगड़ रही है, चेहरे पे पहली बार इतनी मुस्कुराहट देखी है, खुशी में खाना वाना भी ठीक से खा रहे हैं। तो इस शक को अपने दिल में ही दबाकर वो भी चुप हो गई। अब कन्हैया की वापसी पे पूरा घर खुश था, लेकिन माँ के दिल में एक कश्मकश थी कि ये मेरा बेटा नहीं है। अब वो रहना शुरू हुआ, जैसे जैसे रहने लगा तो माँ का यकीन और बढ़ता गया कि ये मेरा बेटा नहीं हो सकता। लेकिन कामेश्वर सिंह को यकीन था कि ये उनका बेटा है। फिर उसकी कुछ हैंडराइटिंग देखी तो पुरानी हैंडराइटिंग से भी मैच कर गई। अब धीरे धीरे कामेश्वर सिंह की हालत भी ठीक होती गई। अब वो तंदुरुस्त होते गए बेटे की वापसी के बाद। पत्नी भी खुश थी कि उनके शौहर की तबीयत, उनके पति की तबीयत ठीक हो रही है। लेकिन ये भी था कि ये बेटा फर्जी है,
ये उनका बेटा नहीं है। वो अपने पति के ठीक होने का इंतज़ार करने लगी। करीब 6-7 महीने बीते। कामेश्वर सिंह की अब तबीयत बिल्कुल ठीक हो गई। अब 21 नवंबर 1981, मतलब आने के बाद 20 सितंबर को आया और उसके बाद अक्टूबर नवंबर, करीब 2 महीने तक इंतज़ार किया। 2 महीने में कामेश्वर सिंह की तबीयत ठीक हुई। 21 नवंबर 1981 को आखिरकार राम सखी देवी अपने गांव के पुलिस स्टेशन में पहुंच गई और उन्होंने कहा कि मेरा एक बेटा जो 1977 में एग्ज़ाम देने गया था खो गया। 4 साल के बाद एक साधु साहब का लड़का आया है और वो कहता है कि वो मेरा बेटा है, जबकि मैं माँ हूँ, मुझे मालूम है ये मेरा बेटा नहीं है, कोई फर्जी है और ये धोखा दे रहा है, ये ठग है। पुलिस ने रिपोर्ट लिखी। रिपोर्ट लिखने के बाद पुलिस ने कहा 1981 में ठीक है। अब पुलिस अपने हिसाब से जांच कर रही है। बेटा घर में है। वक्त बीतता गया। माँ कई बार पुलिस स्टेशन गई। पुलिस ने कहा जांच कर रहे हैं, कुछ नहीं किया। करीब 9 साल बीत गए। 1990 आ गया। इस दौरान में अब कन्हैया और भी बड़ा हो गया। 90 में कामेश्वर सिंह की डेथ हो गई। अब माँ बची अकेली। कुछ बेटियों की शादी हो गई, पटना और इधर उधर चली गई। यहाँ कन्हैया गांव में ही रह रहा है। सबको यही पता है ज़मींदार साहब का बेटा है। माँ भी नहीं मान रही, लेकिन पुलिस और कानून कोई मदद नहीं कर रहा है। और एक माँ इस ख्याल के साथ कि जिस बेटे को साथ में रह रही हूँ वो मेरा बेटा नहीं है, और दूसरा ख्याल ये कि ना मालूम मेरा बेटा कहाँ और किस हाल में होगा। ये तमाम ज़ख्म तकलीफ़ लेकर माँ जी रही है। लेकिन पति की मौत के बाद माँ भी थोड़ी टूटी। राम सखी देवी अपने पति के ठीक मौत के बाद 5 साल बाद 1995 में उनकी भी डेथ हो गई। और उनकी मौत के साथ ही अब कन्हैया के लिए रास्ता खुल गया। माँ बाप दोनों मर चुके, 5 बहनें हैं, बहनों की शादी हो गई। इधर पुलिस ने भी, अब माँ बाप मर गए, जो कंप्लेनेंट है वहीं इस दुनिया में नहीं है तो केस का क्या करे, तो पुलिस ने भी कहा चलो भला टली, केस क्लोज कर दिया। माँ ने जो केस पुलिस स्टेशन में दर्ज किया था कि मेरा बेटा फर्जी है, मेरे असली बेटे को ढूंढा जाए और इस फर्जी की पोल खोली जाए, इसका सच लाया जाए, वो इन 9 और 5 14 सालों में कुछ नहीं हुआ। केस क्लोज हो गया। इस दौरान में माँ को जब शक था तो माँ ज़्यादातर अपनी बड़ी बेटी जो पटना में रहती थी, जिनकी शादी हो चुकी थी, उनके साथ भी रहती थी। इधर कन्हैया यहीं रहता था। फिर कन्हैया की भी शादी हो गई, कन्हैया ने शादी कर ली। और अब वो क्या करता था, धीरे धीरे अपने बाप और माँ की उस प्रॉपर्टी को, ज़मीन को बेचना शुरू किया। 100 बीघा में से कहते हैं करीब 50 बीघा ज़मीन तो उसने बेच दी, और बाकी चीज़ों पे भी अब उसका कब्जा, क्योंकि वारिस बेटा, माँ भी अब रही नहीं। केस क्लोज। लेकिन एक बहन जो माँ जिसके साथ रहती थी, विद्या नाम था, विद्या को भी पूरा यकीन था अपनी माँ की बात पर कि ये मेरा भाई नहीं है। और विद्या ने बचपन से देखा भी था कन्हैया को। माँ और बाप के गुजरने के बाद विद्या ने कहा कि अब इस लड़ाई को वो लड़ेगी। अब विद्या ने पुलिस और अदालतों के चक्कर काटने शुरू किए। नीचे से कहीं कुछ नहीं हुआ। आखिरकार विद्या सुप्रीम कोर्ट पहुंच गई और सुप्रीम कोर्ट में जाकर उसने कहा कि 1981 में मेरी माँ ने एक रिपोर्ट लिखाई कि मेरे घर में जो शख्स रह रहा वो मेरा बेटा नहीं, एक बहरूपिया है। लेकिन पुलिस ने कुछ नहीं किया, अदालत ने कुछ नहीं किया, और अब मेरे माँ बाप दोनों मर गए, इसलिए केस क्लोज हो गया है। पर मैं अब भी कह रही हूँ कि हमें इंसाफ चाहिए। एक घर में बहरूपिया घुसा है, क्या ये जुर्म नहीं है? क्या उसकी सच्चाई नहीं पता की जानी चाहिए? सुप्रीम कोर्ट ने विद्या की इस दलील को मान लिया और सुप्रीम कोर्ट ने फिर आदेश दिया पुलिस को कि इस मामले की तफ्तीश करो, केस दोबारा खोलो, और कहा कि लोअर कोर्ट इस मामले में सुनवाई करे। विद्या ने सुप्रीम कोर्ट में ये लड़ाई जीत ली। इसके बाद फिर इंक्वायरी हुई। अब सुप्रीम कोर्ट का डंडा था, लोकल पुलिस भी डरी। इसके बाद मामले की तफ्तीश हुई। जो काम 41 साल पहले होना चाहिए था वो 41 साल बाद हुआ। पिछले महीने की 5 अप्रैल को बिहार की एक लोअर कोर्ट ने फैसला सुनाया। 41 साल बाद फैसला ये कि जो शख्स 41 साल से कामेश्वर सिंह और राम सखी देवी का बेटा बनकर और उन 5 बहनों का भाई बनकर उनके घर में रह रहा, उनकी प्रॉपर्टी को हड़प रहा, उनकी ज़मीनों को बेच रहा है, वो दरअसल कन्हैया कुमार नहीं है। उसका नाम दयानंद गोस्वामी है। और ये दयानंद गोस्वामी बिहार में एक जगह है जमुई, उसी जमुई के एक गांव का है। ये पूरा फैसला सुनाने के बाद कोर्ट ने
कन्हैया कुमार उर्फ दयानंद को अलग अलग मामलों में 2-3 साल और एक 6 महीने, करीब 6.5 साल आप समझ लीजिए कि सज़ा सुनाई और जुर्माना सुनाया। जुर्माना नहीं भरेगा तो और जेल में रहेगा, और इसके साथ ही उसे जेल भेज दिया। तो इस वक्त कन्हैया कुमार उर्फ दयानंद जेल में है, फर्जीवाड़े के चक्कर में। एक माँ बाप का 41 साल तक बहरूपिया बेटा बनकर रहने के जुर्म में, 5 बहनों का फर्जी भाई बनने के जुर्म में जेल की सज़ा काट रहा है। और अब ये जो सारी प्रॉपर्टी संपत्ति है अब ये बहनों के नाम होगी। अब सवाल ये था कि दयानंद का सच सामने कैसे आया। कुछ चीज़ें थी जो उसके खिलाफ गई। पहली, अदालत ने उससे पूछा कि 1977 में तुम एग्ज़ाम देने के लिए गए थे 20 फरवरी को, उसके बाद तुम गायब हो गए। 20 सितंबर 1981 को तुम वापस आते हो गांव में 4 साल बाद। एक तो तुम गायब कहाँ हुए और इन 4 सालों में कहाँ रहे। उसने पहले सवाल का जवाब दिया कि मुझे मेरे गांव में जान का खतरा था, इसलिए मैं गांव छोड़कर भाग गया। पुलिस ने तफ्तीश की तो पता चला 16 साल के इस बच्चे का कोई दुश्मन नहीं था, और जिस परिवार से था उस परिवार में बहुत ऐसे कोई नहीं था जो उस परिवार से दुश्मनी ले। दूसरे सवाल का उसने कोई सही जवाब नहीं दिया कि इन 4 सालों तक कहाँ था। अगर वो बता देता कि इन 4 सालों में मैं इन इलाकों में रहा, इन घरों में रहा, इन रिश्तेदारों के पास रहा, इन दोस्तों के पास रहा, तो लोगों से भी पूछताछ होती और फिर उसकी बात की तस्दीक की जा सकती थी कि हाँ इन डेट्स पे ये यहाँ रहा। लेकिन उसने इन 4 सालों का हिसाब किताब नहीं दिया और यहीं पे वो मार खा गया। तो पहला, वो इन चीज़ों का जवाब नहीं दे पाया। दूसरा, 10वीं का एग्ज़ाम दे रहा था, इसलिए वो स्कूल में ही पढ़ता था 10 तक। जो तमाम टीचर थे स्कूल के, उन्होंने भी पहले जब माँ को शक हुआ तो माँ ने वो काम किया जो पुलिस को करना चाहिए। माँ चुपचाप खामोशी से उसके उस्तादों टीचर के पास जाती थी, कहती थी कि आपने तो कन्हैया को पढ़ाया है 8-9 साल, ये देखिए कि ये कन्हैया है। टीचर देखकर कहते थे कि ये कन्हैया नहीं है, मैंने इसे कभी नहीं पढ़ाया, बल्कि टीचर ने तो उसके हैंडराइटिंग तक बोला कि ये नहीं है। तो टीचर ने मना किया। जो उसके मार्क थे सर पे वो उसका नहीं मिला। और जो तीसरी सबसे चीज़ बड़ी गिलाई, जो बड़ी चीज़ उसके खिलाफ गई वो ये थी कि उसने जब जब पुलिस या घर वालों ने कहा कि तुम DNA टेस्ट कराओ, उसने सैंपल देने से मना कर दिया। अब अपने यहाँ कानून ऐसा है कि आप जबरन सैंपल टेस्ट करवा नहीं सकते हैं, तो उसने मना किया और पुलिस ने इसी को करके कि भाई उसका राइट है, कुछ नहीं किया। वरना 41 साल ना लगते। कई केस हम लोगों ने ऐसे भी दुनिया में देखे हैं जिसमें अब वही काम होता है कि पुलिस कई टेढ़े मेढ़े काम करती है तो फिर कुछ नहीं होता, लेकिन कुछ केस को सीधा करने के लिए अगर ज़रा सा टेढ़ा कर ले तो क्या फ़र्क पड़ता, सच्चाई तो सामने आ जाएगी। DNA सैंपल के लिए कोई और चीज़ की तो ज़रूरत भी नहीं थी। मानना मानना कोर्ट का काम था, बाद में कम से कम बेस तो तैयार हो जाता। भाई 41 सालों तक वो घर में रहा, बाल भी कटाने जाता होगा बार्बर शॉप में, उसी शॉप में से कोई उसके बाल के सैंपल उठा लेता, नाखून के सैंपल उठा लेता। बीमार पड़ा होगा, कई बार डॉक्टर के पास गया होगा इंजेक्शन लगाने के लिए, वहाँ से सैंपल उठ सकता था। खामोशी के साथ उसकी रिपोर्ट आ जाती, माँ बाप से मैच कर रहा है कि नहीं, उसी वक्त पता चल जाता है ये उनका बेटा है कि नहीं है। लेकिन ये सारी चीज़ें नहीं हुई। और 41 साल बाद जब एक बहन कोर्ट तक पहुंची, वो भी देश की सबसे बड़ी अदालत तक, तब उस कोर्ट के आदेश पर इस मामले की सुनवाई हुई और 41 साल पुराना सच जो बहुत पहले आना चाहिए था अब आया 5 अप्रैल को। अब 41 साल तक एक बहरूपिया एक घर में रहा, उसने तमाम उनके पैसे उड़ाए, ज़मीन बेच दी, कहते हैं 50 बीघा से ज़्यादा, बाकी प्रॉपर्टी हड़प करना चाहता था, बहनों को उनके हक से वंचित कर दिया। और सबसे बड़ी बात, धन दौलत को किनारे रख दीजिए, एक माँ की ममता के साथ मजाक, और एक बाप जो इस दुनिया से चला गया और उसे आखिर तक ये पता ही नहीं चला 95 में जब वो उनकी डेथ हुई कि घर में जो शख्स रह रहा है वो सच में उनका असली बेटा है भी कि नहीं है। और इस कहानी का सबसे अफसोसनाक पहलू ये कि जो असली कन्हैया है 41 सालों में, आज अगर वो ज़िंदा है तो उसकी उम्र करीब 58 साल होती। 58 साल का वो असली कन्हैया, उस घर का असली वारिस कहाँ है, किसी को नहीं मालूम। अब यहाँ पे पुलिस की चलिए DNA को भी हटा दीजिए। जिस जमुई के गांव का रहने वाला था, जब इस केस की इन्वेस्टिगेशन सुप्रीम कोर्ट के कहने पर दोबारा शुरू हुई तब वहाँ पे तफ्तीश के लिए पुलिस गई, तो वहाँ के लोगों को पता है कि ये जो शख्स है ये कन्हैया नहीं है, बल्कि इसका नाम दयानंद गोस्वामी है। और उस गांव को ये तक मालूम था, लोगों को बयान दिया उन्होंने कि हम तो जानते थे कि दयानंद जो है वो किसी ज़मींदार के घर में उनका बेटा बनकर रह रहा है और उनका असली बेटा नहीं है। तो वो सच जो आम था, एक ओपन सीक्रेट, हर एक को पता था,
पुलिस ही नहीं जानती थी। और नतीजा ये हुआ कि 41 लंबे साल लग गए इसे एक सच्चाई को बाहर लाने के लिए कि कन्हैया दयानंद है या दयानंद कन्हैया है। और तो और एक और सबूत जो इसके खिलाफ कोर्ट में गया। अब ये चूँकि दयानंद तो था लेकिन कन्हैया बनकर जी रहा था, इसने दयानंद के नाम पे एक डेथ सर्टिफिकेट भी बनवा दिया फर्जी। और इत्तेफाक से जब कोर्ट में कहा गया कि तुम कन्हैया नहीं दयानंद हो, उस गांव के रहने वाले, तो इसने अपने पैर पर खुद कुल्हाड़ी मारी और उसने वो एक सर्टिफिकेट निकाल के कोर्ट को पेश कर दिया कि मैं दयानंद नहीं, दयानंद तो मर चुका और ये देखिए दयानंद की सर्टिफिकेट। तब कोर्ट ने कहा कि जब तुम कन्हैया हो, तुम जमुई के किसी दयानंद को जानते नहीं हो, तो उसका डेथ सर्टिफिकेट जेब में लेकर क्यों घूम रहे हो। इसका भी उसके पास कोई जवाब नहीं था। और इन्हीं चीज़ों ने आखिरकार सच ला दिया, लेकिन अफसोस बहुत देर कर दी हुजूर आते आते। 41 साल तक एक परिवार जिस गम में रहा, जिस तरीके से असली और नकली के बीच में उलझा रहा, एक माँ जिसे यकीन था कि उसका बेटा नहीं है, वो पूरी तरह सच जाने बिना भी इस दुनिया से चली गई। बाप की भी मौत हो गई और असली भाई, असली वारिस, असली कन्हैया, ये आज भी एक पहेली है। तो ये थी एक अजीब कहानी जो हमारे सिस्टम पे सवाल करती है। अगर यही सिस्टम वक्त पे काम करता तो शायद इस केस को सुलझाने के लिए मुझे लगता है 2-4 महीने से ज़्यादा की ज़रूरत ही नहीं थी पुलिस को इन्वेस्टिगेशन करने के लिए। शायद मैं 2-4 महीने भी ज़्यादा बोल रहा हूँ। इस दयानंद की अगर तफ्तीश की जाती, असली कन्हैया की, और इसकी जन्म कुंडली निकाल ली जाती, तो उसी वक्त ये केस खुल जाता, उसी वक्त पता चल जाता और उसी वक्त वो वहाँ से निकल जाता। लेकिन 41 साल तक वो घर में रहा। सोचिए कितने पैसे उनके खर्च किए, उनके भरोसे को तोड़ा, उनके इमोशन के साथ खेला। जितना इस मामले में मुझे लगता है कि कन्हैया का ये हमशक्ल या कन्हैया का बहरूपिया जिम्मेदार है, मुझे लगता है कि उतना ही कहीं ना कहीं हमारे सिस्टम भी इसके लिए उतना ही बड़ी गुनहगार है। और ख़ास तौर पर वो लोकल पुलिस, जिस पुलिस के पास 81 में एक माँ ने एक अर्ज़ी दी थी कि मेरे असली बेटे को तलाशो और ये बहरूपिया का सच लाओ, और 81 से उस पुलिस ने उस पर कुछ नहीं किया। 2022 में जाकर पुलिस ने काम किया और कोर्ट का फैसला आया। तो ये थी एक अफसोसनाक कहानी। अब कहानी ख़त्म करूँ उससे पहले वही सिलसिला। आज रंजीत सिंह चौहान पुणे से हैं, इनका जन्मदिन है, तो हैप्पी बर्थडे रंजीत जी। और सुचित्रा चांगरे जी ने भेजा है। इसके अलावा सौरा का भी आज जन्मदिन है, तो हैप्पी बर्थडे सौरा। और अनीता क्षेत्र, इनकी मम्मी, उन्होंने भेजा है अहमदनगर से। तनिष्का सिंह, बल्कि तनिष्का सिंह दाऊ, तो तनिष्का का भी आज जन्मदिन है, हैप्पी बर्थडे तनिष्का। और सत्येंद्र और तीजू सिंह दाऊ ने भेजा है। इसके अलावा अभिषेक और नेहा की आज एनिवर्सरी है, तो आप दोनों को बहुत बहुत बधाई। अनुराधा शर्मा और अजय शर्मा की एनिवर्सरी है, तो आप दोनों की बधाई। कपिल शर्मा जी ने भेजा है। इसके अलावा साहिल भार्गव ने एक स्टोरी की फरमाइश की है। ऋषा झा हैं, प्रीति श्रीवास्तव हैं, अंजलि हैं अहमदाबाद से, राशिक पटेल हैं, दुर्गेश श्रीवास्तव हैं, आशुतोष राज हैं, दिशारी विश्वास हैं, डॉक्टर रंजीत सिंह, कृति चौकरियाल बल्कि चौकियाल, संदीप सरकार, आशी राजू बरवा गुवाहाटी से, प्रियंका कालरा, इसके अलावा सतवंत गिल, मनीषा राज, पायल गर्ग, सैयद नौमान कर्नाटका से, देवांशु ढल, लवलीन, संदेश, काशिर सागर, इसके अलावा चंदन शर्मा, शशि सिंह, सुनील जैन पानीपत से, अब्दुल अजीज़, नवनीत रे, जहीद अंसारी, कुणाल कदम और एसपी राठौर। आप में से बहुत सारे लोगों ने कहानियों की फरमाइश की, वो ज़रूर पूरी करूँगा बारी बारी से। कोरोना फिर बढ़ रहा है, तो कोरोना में भी अपना ख्याल रखिएगा। केसेस बढ़ रहे हैं, पहले की तरह एहतियात बरतनी ज़रूरी है, हालात बिगड़े नहीं। और आप तमाम लोग अपना ख्याल रखें, अपनों का ख्याल रखें। अब आपसे मुलाकात होगी कल रात 9 बजे किसी और नई कहानी के साथ। थैंक यू वेरी मच।